पहला चैप्टर है, इसके अंदर मुझे लगता है सब बच्चों ने सब कुछ देखा ही हुआ है। क्विकली इसको लेकिन करेंगे बिकॉज इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमें हर साल देखने को मिले हैं, चाहे जैन अटेम्प्ट है चाहे बच्चों हमारा जनवरी अटेम्प्ट है। तो देखो यार, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं सबको पता है, मास, लेंथ, टाइम। टेम्परेचर हमारा फंडामेंटल होता है, लेकिन ऐसे यूनिट केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता, यह बात याद रखनी है। इसी के साथ मेरे बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है हमारा मोल, ये भी हमारा फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो इसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर है आपका। एवोगैड्रोस नंबर। चार्ज फंडामेंटल नहीं होता, करंट फंडामेंटल होता है, तो ये बात याद रखना। तो हमारा अगला जो फंडामेंटल है वो हमारा एम्पियर है। कुछ डायमेंशंस हैं जहां पे हमें एम्पियर लेना पड़ता है, आगे आपको दिखाऊंगा भी। और हाँ, ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसकी जरूरत सिर्फ हमें यहीं पे पड़ती है, इसके अलावा हमें इसकी पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं पे कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इट इज बेसिकली लिंक्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, इसका जो यूनिट है वो कैंडेला है। तो पूरी 11th और पूरी 12th के अंदर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला यहां पर आता है, यहीं पे मर जाता है, इसके बाद दोबारा कभी नहीं आता। बट पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल है। ये 6 तो तुम बहुत भर भर के देखते हो। अब आगे बढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। 7 फंडामेंटल के बाद 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? हमारा जो एंगल हमारी आर्क से टेंड करती है। तो आपको ये बात पता होगी, ये सब ट्रिग्नोमेट्री वाले मैथ्स के बच्चे हैं, कि अगर मैं तुम्हारे सामने, चलो मैं यहां बना देता हूं, मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल की लेंथ, जो आर्क की लेंथ है वो अगर एल है, तो ये आर्क लेंथ जो थीटा एंगल सबटेंड करेगी वो हमारा होता है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल। तो थीटा की वैल्यू जो होती है वो एल बाय आर होती है। ऐसे ही बेटा जो 3D में एक एंगल बनता है वो हमारा सॉलिड एंगल होता है। इट इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूनिट जो होता है वो हमारा स्टीरेडियन होता है, इसका यूनिट स्टीरेडियन होता है, और इसको रिप्रेजेंट हम ओम सिंबल से करते हैं। तो अगर आप मान लो यार मेरे पास कोई एक एरिया है ना, लेट्स सी दैट कि मेरे पास कोई एक एरिया है, तो ये एक एरिया किसी एक पॉइंट पे जो 3D में एंगल बनाएगा, 3D में आपको फील आ रही है ये वाला, जैसे कोन, मान लो कोन का जो बेस है वो हमारा जो एपेक्स पे एंगल बनाएगा ऊपर, वो हमारा 3D एंगल होगा। तो उसको कैसे लिखते हैं अपन? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये एरिया हमारा ए है तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर गाइस इज माय योर सॉलिड एंगल। ठीक है जी, यूनिट इसका स्टीरेडियन है। इसकी जरूरत इसके अलावा यहां पे हमें कहीं नहीं पड़ती, बट हमें पता होना चाहिए। और इन दोनों एंगल्स की खास बात जो है वो बेटा आपके सामने यहां पे लिखी हुई है। सवाल यहां से बन जाता है, दीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव यूनिट्स बट दे डोंट हैव डायमेंशंस। इनके डायमेंशंस नहीं होते, इनके यूनिट्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा होता नहीं है, जो चीज डायमेंशनलेस होती है वो यूनिटलेस भी होती है। जैसे आप यहां पे अगर देखें, यहां पे हमारा अगर एंगल है, इसका ऊपर लेंथ है नीचे लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ एल की पावर 0, तो डायमेंशनलेस है, एल की पावर 0 है, लेकिन स्टिल इसका यूनिट है, इसका यूनिट जो है मेरे बच्चों वो रेडियन है। ऐसे ही मीटर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब डायमेंशनलेस, बट स्टिल इसका यूनिट सी रेडियन है। तो सिर्फ 2 मात्र ऐसे हमारे यूनिट्स हैं जो हमारी डायमेंशंस रखते हैं, लेकिन डायमेंशंस नहीं रखते, लेकिन उनके यूनिट्स मेरे बच्चों एग्जिस्ट करते हैं मेरे टमाटरों। ठीक है, आई गेस वेरी सिंपल। इसके अलावा मेरे बच्चों डायमेंशंस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें अपने दिमाग में रखो। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। एक है मेरे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और मेरे बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये सारी डायमेंशंस जो है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे ये सारी हॉट शॉट डायमेंशंस हैं जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होती हैं, लेकिन ये वाली मेरे बच्चों आपकी सबसे ज्यादा हॉट है। अब इसमें अगर आप मुझसे पूछो, मैं 1-2 आपको बता देता हूं, कई बार मैंने बताया भी है, दोबारा सुन लो। चलो पहले आज प्लैंक्स कांस्टेंट की निकालते हैं। तो मेरे बच्चों एक ये बात याद रखना, ये mvr इज इक्वल टू nh/2π आपने सुना है, तो ये बात याद रखना। ये इस बार बहुत ज्यादा यूज हुआ है कि जो डायमेंशन हमारी एंगुलर मोमेंटम की होती है mvr, वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा h का होता है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा h का होता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार 2024 के अंदर। तो अगर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूं तो देखो ये कितना आ जाएगा, m1 वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी L1t-1 मीटर पर सेकंड, और साथ में हमारा रेडियस है यानी कि बच्चों L1। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे बच्चों निकल के आ रहा है m1L2t-1, m1L2t-1। तो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है। इसके अलावा मेरे बच्चों याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होती है वो होती है पास्कल इनटू सेकंड। कई बार मैंने आपको ये बात बताई है, इसे याद रखना है। कैसे निकला ये फॉर्मूला? ये ऐसे विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ईटा ए dv/dx। जरा ध्यान से सुनना। अब आप यहां पे अगर इसे नीचे ले जाएं, इसके ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा इंटू dv जो है वो है मीटर पर सेकंड, अपॉन dx जो है वो है मेरा मीटर। तो अगर आप थोड़ा सा भी बेटा इसको अगर एनालाइज करें, मीटर से मीटर आपका कट गया, तो देखो यहां से मेरे बच्चों ये बन गया आपका प्रेशर, और सेकंड इनवर्स मेरे बच्चों यहां पे आ गया आपका सेकंड। तो बेसिकली पास्कल इनटू सेकंड इज माय दी क्या कहते हैं,
डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पास्कल इनटू सेकंड है, ये रूल याद रखें। और मेरे बच्चों पास्कल की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होगी, ठीक है। पास्कल अपने आप में एक वो है प्रेशर, जो पास्कल है वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है मेरी m1 L1 T-2। ये थोड़ी स्टैंडर्ड डायमेंशंस तो मुझे लगता है बच्चों आपको याद ही होंगी। फोर्स जो होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m1 L1 T-2 ये बन गया हमारा बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप यहां पे पास्कल की डायमेंशन देखें तो m1 L-1 मेरे बच्चों T-2, और ये आ गया हमारा पास्कल इनटू सेकंड T की पावर 1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरे बच्चों m1 L-1 T-1। मुझे लगता है ये बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये हर बार करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये अच्छी तरह मेरे बच्चों बैठ जाए। यार चैट का माहौल बेटा एकदम लाल लाल टमाटरों की तरह भरे रहना चाहिए, जरा चैट पूरी एकदम, है ना। आज मेरी जो ताकत है वो तुम्हारी चैट से पता चलेगी बेटा, ठीक है ना। मुझे जो शक्ति है वो यहीं से मिलेगी, तुम्हें मुझे देख के मिल रही है कैमरा से, मुझे जो शक्ति मिल रही है वो तुम्हारी उससे मिल रही है। समझ में आ रहा है ना। माहौल पूरा अपना बना के रखें। यस सर, डन डन, ओके मेरे बच्चों, यस 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 यस। तो भैया ये सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। हाँ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस भी मेरे बच्चों याद रखें, इसके ऊपर भी सवाल बहुत सारे आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन आप यहां से निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। तो अगर आपने सुना है हाफ MI², हाफ LI², यहां से निकलता है। अब एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स है, इसे इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, m1 L2 T-2। तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और आई का स्क्वायर इधर ले आओगे तो a की पावर -2 आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप शायद समझ गए मेरे बच्चों, है ना। तो आई मतलब एम्पियर, तो वो हमारा ऐसे यूनिट है, तो वो उठा के हमने इधर ले आना है। तो m1 L2 T-2 a-2, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सारी हॉटस्पॉट डायमेंशंस हैं जो मुझे रिवाइज करवानी थी, मैंने आपको बता दी। बाकी आप लोग बेटा इसे अपना ध्यान रख के आगे कंटिन्यू करें, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सवाल आपके सामने आपको दिखा देते हैं। तो अब देखो जरा मेरे बच्चों क्या आया हमारे सामने, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ये पूछा गया, मैच द कॉलम है। तो m1 L-1 T-1, ये भी ये याद ही रख लो तो अच्छी बात है। तो देखो 1 का 3 है, तो 1 का 3 सिर्फ a का 3 एक ही ऑप्शन में है, या a का 2 a का 1 है। तुम्हें सभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत ना बच्चों वैसे भी याद रखना, ये कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे जो स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 1/√μ0 तो जहां पे भी तुम्हें μ0 का प्रोडक्ट दिखे इसे 1/c² से रिप्लेस कर देना। बाकी और कुछ बेटा होती है, जैसे टॉर्क है, इसका डिमेंशन वर्क के बराबर है, ठीक है ना। और वर्क जो होता है वो हमारी एनर्जी होती है ना। तो टॉर्क भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है आपका, R/F, आगे आपको बताऊंगा भी। तो ये सारे कुछ स्टैंडर्ड से केसेस हैं, इन्हें दिमाग में रखना। सरफेस टेंशन की डिमेंशन भी बेटा कई बार पूछ ली जाती है। जस्ट वैसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन याद रखें सरफेस टेंशन होती है फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स को लेंथ से अगर डिवाइड कर दोगे तो सरफेस टेंशन हो जाएगी। ये सारे फॉर्मूले भी आगे आपको आएंगे भी ऑफिशियली, जस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब बेटा बात आती है इस चैप्टर के अंदर सवाल एरर्स के ऊपर बहुत पूछे जाते हैं, और इसमें अब दो तरह के केसेस बनते हैं, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं। मान लो एक बॉडी है जिसकी ट्रू वैल्यू a है, लेकिन उसके अंदर एरर है डेल्टा a का। ऐसे b जो है वो है स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। हमसे पूछ सकते हैं a प्लस b की वैल्यू या a माइनस b की वैल्यू। तो जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अगर मान लो एरर नहीं होता तो a प्लस b होता हमारा a प्लस b, और a माइनस b होता हमारा a माइनस b, यही होता ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a तुमसे ले लूं 7 + -0.3 और b मैं तुमसे ले लूं 3 + -0.1, ऐसे ले लूं, और मैं तुमसे पूछूं भैया a प्लस b बताओ और a माइनस b बताओ, तो तुम आंसर क्या दोगे। a प्लस b हमारा कितना होगा, यहां तो होगा 10 अगर मान लो एरर नहीं है, और अगर एरर नहीं है तो a माइनस b कितना होगा 7 - 3, आपका आंसर आएगा 4। वही मैंने लिखा है, अगर एरर नहीं होंगे तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पर क्योंकि इनके अंदर एरर है तो ये बात याद रखनी है। क्या बात है वो जो दिमाग में लेके आनी है कि एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होते हैं टू गिव यू द नेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो मेरे बच्चों यहां पे जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा ए, यहां पे जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा बी। तो चाहे हमारी एडिशन है चाहे हमारी सब्ट्रैक्शन है, ये रूल याद रखना है मेरे टमाटरों, एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड अप टू गिव यू द वैल्यू ऑफ नेट एब्सोल्यूट एरर। तो मैं यहां पे देखूंगा नेट एरर यहां पे कितना आ जाएगा 0.4, मेरी बात समझ रहे हो। तो यहां पे जो नेट एरर आएगा
वो आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यहां भी आएगा मेरे बच्चों डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होके हमें नेट वैल्यू देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस 0.4, यहां पे भी आ जाएगा प्लस माइनस 0.4। गलती बस यहां पे होती है, बच्चे एरर को भी सब्ट्रैक्ट करके प्लस माइनस 0.2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, आपके एब्सोल्यूट एरर्स ऐड ही होते हैं, तो गिव यू द वैल्यू ऑफ नेट एब्सोल्यूट एरर। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की तरफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे पूछो, वो इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। और आज बिल्कुल बेटा पिन पॉइंटेड बात, बिल्कुल वही हथौड़ी आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस करना है। वही हथौड़ी दे रहा हूं जहां से तुम्हें पेपर के अंदर सवाल मिलेगा। ठीक है, तो आज मान लो इतना से पेपर लीक हो रहा है, ये जो बता रहा हूं ना, यही बातों के अराउंड क्वेश्चन मिलने हैं। तो मान लो हमारा ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर्स भी हैं, और सी से डिवाइड भी हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई भी हो गया ए बी अपॉन सी, डिवीजन भी है और इनकी पावर्स भी हैं। तो रूल याद रखना है, पावर टाइम रिलेटिव एरर गेट्स एडेड अप टू गिव यू द नेट रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है? ए के अंदर रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा ए बाय ए। बी के अंदर रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा बी बाय बी। सी के अंदर रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा सी बाय सी। और फाइनल आंसर जो जेड होगा, उसका रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड। अगर आप मुझसे पूछो इस क्वेश्चन में ए के अंदर रिलेटिव एरर कितना है, दैट इज 0.3/7। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो। बी के अंदर रिलेटिव एरर कितना होगा? 0.1/3 इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो रिलेटिव एरर का मतलब है डेल्टा बी बाय बी। तो अगर हम मल्टीप्लाई हो या हम डिवाइड हो, तो पावर टाइम रिलेटिव एरर ऐड होगा। तो ए की पावर 2 है, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए, 3 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, हाफ टाइम्स डेल्टा सी बाय सी विल गिव मी द नेट रिलेटिव एरर। दैट इज द लॉजिक। पावर टाइम्स रिलेटिव एरर। सभी अपने घर पे बैठे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू दोहराएं इस बात को। पावर टाइम्स रिलेटिव एरर गेट्स एडेड अप टू गिव यू द वैल्यू ऑफ नेट रिलेटिव एरर। सवाल देख लो मेरे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। लेटेस्ट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं बच्चों हम, देख लो आपको गिवन है ये हमारा Q इज इक्वल टू A4B³ अपॉन C स्क्वायर, है ना। तो हमें यहां पे A का एरर, B का एरर, C का एरर गिवन है। हमें परसेंटेज एरर इन Q पूछा गया है। तो जल्दी बताओ कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। 4 टाइम्स डेल्टा A बाय A, यही होगा ना मेरे बच्चों, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B बाय B, प्लस मेरे टमाटरों 2 टाइम्स डेल्टा C बाय C विल गिव मी डेल्टा Q बाय Q। समझ गए? डेल्टा Q बाय Q। तो रिलेटिव एरर A का, B का, C का पावर टाइम ऐड करके नेट रिलेटिव एरर मेरे बच्चों हमने ले लेना है। ठीक है, तो मेरे भाई बताओ टमाटरों के आंसर आ रहे हैं। तो 4 इंटू 3%, 4 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4% प्लस 2 इंटू 5%, ये हम करेंगे। आप सॉल्व कर लो तो 12 प्लस 12 प्लस 10, ये मेरे हिसाब से मेरे बच्चों आ जाएगा 34%। ठीक है जी, तो रिलेटिव एरर की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 34% मेरे बच्चों, आ जाए, है ना, 34%। ठीक है जी। बाकी बेटा मैं आपको बता दूं, वैसे एनटीए वाले थोड़े से मूर्ख तो हैं ही, आप इस बात को तो आप जानते ही हो। इतना बड़ा एरर नहीं आना चाहिए। ये एक्चुअली फॉर्मूले जो होते हैं ये वैलिड छोटे एरर का मतलब क्या होता है ना, 2%, 5%, 34% थोड़ी होता है। तो चलो कर रहे हैं, बात अलग है, बट ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। बाकी एनटीए इतने बड़े बड़े कबाड़े कर देता है, इतने बड़े बड़े नुकसान कर देता है, उसके बाद ये छोटे मोटे लगते हैं, इनके ऊपर कौन एनर्जी लगाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार। अगला हमारा जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्टली आ जाता है, इस बार डायरेक्ट आया है। तो दो क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, अभी आपको दिखाने भी वाला हूं। अब ये देखिएगा, देखो यार सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रूल बता रहा हूं ध्यान से सुनना। गहरी सांस, रिलीज, खाता, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। तुम्हें कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं, बस मेरे शब्दों को सुन लेना। जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इस रीडिंग के अंदर तीनों डिजिट नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। तो कितने डिजिट हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, प्रॉब्लम ही जीरो की है, मुद्दा ही जीरो का है। अब ध्यान से सुनते जाओ, जो जीरो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस, ये जीरोस ट्रैप्ड हैं किसके बीच में? नॉन जीरोस के बीच में। तो जो जीरोस ट्रैप्ड हैं नॉन जीरोस के बीच में, वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। उन्हें सिग्निफिकेंट काउंट कर लोगे तो इस रीडिंग के अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब जो ट्रैप्ड नहीं है, या वो लेफ्ट पे आएंगी या वो राइट पे आएंगी, तो ही केस बनते हैं, जहां वो लेफ्ट पे आएंगी, जहां वो राइट पे आएंगी। जो लेफ्ट वाली जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसके अंदर हमारी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही आएंगे। अब राइट वाली होती हैं अगर डेसिमल के बाद है, लेफ्ट वाली तो होते ही नहीं,
लेकिन राइट वाली होती है अगर डेसिमल के बाद आए, तो ये आ रही है राइट में लेकिन डेसिमल के बाद नहीं आ रही, तो इसे सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। नॉन जीरो तो होते ही हैं, तो हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही यहां कहलाएंगे। यहां पे मेरे टमाटरों जीरोस आ रही हैं लेकिन डेसिमल के बाद आ रही हैं, तो हम इन्हें सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। इसके अंदर हमारे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे। ये वाला इंटरेस्टिंग है, 1 सेकंड लगा लो, आंसर बताओ क्या आएगा, क्योंकि इस साल इसके ऊपर एक सवाल आया है। बताओ जरा इसमें कितनी डिजिट है? बताओ मेरे टमाटरों, इसमें कितनी डिजिट है भाई? अच्छी बात है, अच्छी बात। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर देखो डेसिमल के बाद, देखो ये वाली तो है नहीं, है ना, लेफ्ट में आ रही, डेसिमल के बाद सर जीरो आ रही है। अभी आपने बोला जो राइट में डेसिमल के बाद आएंगी वो सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगी, लेकिन मेरे बच्चों डेसिमल के बाद राइट में आएंगी, वो लॉजिक ये है कि नॉन जीरो नंबर इधर होना चाहिए। अगर इधर जीरो ही है तो फिर हमारा ये वाला रूल लगेगा कि जो लेफ्ट मोस्ट जीरोज होती हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती। फिर ये वाला जो रूल है ये लगता है, तो इसके अंदर हमारी 2 डिजिट ही सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। ठीक है जी। और इसमें एक सिंपल सा मैं आपको रूल बता देता हूं। देखो जो अगर तुम्हें जीरोस इकट्ठे लेफ्ट में दिखते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब चाहे डेसिमल आ रहा है चाहे, हाँ अगर मान लो यहां पे 0.00120 लिखा होता तो इस केस में हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट फिर कितनी हो जाती? फिर ये वाली तो होंगी नहीं, लेकिन ये वाली फिर डेसिमल के नॉन जीरो के बाद आ रही है, ये वाली काउंट हो जाएगी, तो इस केस में हमारी 3 डिजिट आ जाती है। इसी चीज को करने के लिए कई बार हम बच्चों क्या करते हैं, इसको ना हम एक बार अगर कभी ऐसे कंफ्यूजन हो भी जाए, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। इसे तुम लिखो 1.2 इंटू 10 की पावर -4, और ये बात अब याद, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये बात याद रखें। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ही आप अपना आंसर फाइनल रिपोर्ट करेंगे। मल्टीपल वेज हैं, ये सारे रूल्स मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं, सवाल आपको दिखा देता हूं। ये हमारा, ठीक है जी, सवाल देखिए, डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। आपसे पूछा गया मैच द कॉलम करो, तो भैया बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? विनय सर 4 हैं, 4 हैं। इसके अंदर कितने हैं? ये वाला 0 नहीं होगा, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएगा, तो 3 है, तो इसके अंदर हमारी 3 है। यस सर। तो पहले तो वैसे आप देख लो क्वेश्चन आपका एक से ही सॉल्व हो जाता है, तो A का 2 एक ही। वैसे तो तुम्हें देखो ये भी एक बात बताऊं, तुम्हें सारे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, तो पहली ऑप्शन से ही आपका मैच हो गया, खटा करके आपने अपना आंसर दे दिया। ठीक है। अब यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाले सिग्निफिकेंट हैं, तो इस लास्ट वाली में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ये बात याद रखिएगा, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये रूल्स याद रखें। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो ये जो जीरोस हैं ये नॉन जीरो के बीच में ट्रैप्ड हैं, तो जो ट्रैप्ड जीरोस होती हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। आंसर हमारा 4 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, खटैक करके बातें सारी समझ रही हैं। इसके अलावा मेरे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि कुछ और यूनिट्स होते हैं लेंथ के जो बच्चों को पता नहीं होते। ठीक है, तो दिमाग में रख लेना, ये यूनिट्स भी कई बार पूछे जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद रखें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको 1 AU बोलते हैं, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, अगर आप किलोमीटर में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर, 150 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा यूनिट ऑफ लेंथ है, तो बहुत बड़ी अगर लेंथ हो तो फिर हम उसे AU में मेजर करते हैं। ऐसी एक हमारा होता है बेटा लाइट ईयर। अब लाइट ईयर यूजुअली क्वेश्चन ये आता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर आ गया ना, तो बच्चों को लगता है टाइम का यूनिट है, नहीं, ये भी लेंथ है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। जो लाइट 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8, टाइम हमारा मेरे बच्चों कितना हो गया? 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड, तो पूरा ऐसे ही में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू निकल के आती है 1 लाइट ईयर की 63,241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही बहुत बड़ा यूनिट है, उसका 63,000 टाइम्स जो है वो 1 लाइट ईयर है। अब एक लाइट ईयर के भी पापा जी होते हैं जिसे हम बेटा बोलते हैं पारसेक, जिसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों पारसेक, याद रखना, ये लाइट ईयर के भी पापा जी हैं। पारसेक कौन है? इट इज द डिस्टेंस विच 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अगर मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लेंथ ले लूं और जितना मैं दूर जाऊंगा उतना ये एंगल छोटा होता जाएगा। मान लो कोई एक पॉइंट है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो उतना ही छोटा होगा।
तो अगर इस एंगल की वैल्यू 1 आर्क सेकेंड यानी कि 1/3600 डिग्री, और अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 रेडियन, तो इतना छोटा एंगल अगर किसी पॉइंट पे सबटेंड हो तो उसका जो रेडियस होगा वो हमारा 1 पार्सेक होगा। तो पार्सेक इज व्हाट? इट इज द एंगल विच 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है? तो बस मेरे भाई जैसे ही आप ये लिख देंगे लाइफ आपकी पूरी चिल है। अब आपको मेरे बच्चों यहां पे जानते हैं थीटा इज L/R। आपको यहां से लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, आपको थीटा गिवन है, आपको बस रेडियस निकालना है, ये सॉल्व करना। ये सॉल्व करके वैल्यू निकल के आती है इतने किलोमीटर यानी कि 3.26 लाइट ईयर। ठीक है जी। अब बस यार ये एग्जैक्ट वैल्यूज चाहे तुम्हें ना पता हो, ये लाइट ईयर से भी बड़ा है। तो अगर सीक्वेंस पूछोगे सबसे बड़ा पार्सेक होता है, फिर लाइट ईयर होता है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और अब इसके पीछे आते हैं हमारे वो किलोमीटर, फिर उसके पीछे आता है हमारा वो मीटर, है ना? समझ रहे हो? तो किलोमीटर मीटर से बड़ा है, फिर उससे बड़ा AU, ऐसे है ये। तो ये सारे के सारे लेंथ के यूनिट्स हैं। ठीक है, याद रखें कि ये जो सारे यूनिट्स हैं AU, पार्सेक, लाइट ईयर, दे आर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है लाइट ईयर पार्सेक से बड़ा है, ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स है। सवाल आते हैं, दिमाग में रखिए।